हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बारबाडोस की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रथम यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया है? इनका नाम है सुभाष भौमिक, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। इनका निधन हो गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुष्मिता सेन को। आर्या 2 टीवी सीरीज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सुष्मिता सेन जो हैं, ये भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स हैं। नवीनतम पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव कौन बना है? जेरी बस्ती। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए इस जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया। 19 जनवरी 2022 को किस राज्य में 44वां कोक बरोक दिवस मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। कोक बरोक एक भाषा है जो कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो 19 जनवरी को हर साल कोक बरोक दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? अगले महीने 5 फरवरी को पीएम मोदी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन करेंगे। एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, गुजरात के नर्मदा जिले में है, याद रखिए। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में 112 साल की उम्र में निधन हो गया। सैटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया इनका नाम था, स्पेन के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया है। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 2020 की तुलना में डैश प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में 2020 की तुलना में 2021 में द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। कितना बढ़ोतरी हुआ है? 43.3%। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, 2020 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87.6 बिलियन डॉलर का था, जो 2021 में 43.3% की वृद्धि के साथ 125.66 बिलियन डॉलर हो गया। चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की जो यांगत्जे नदी है, चीन में बहती है यांगत्जे नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसमें बार बार बाढ़ आ जाता है, इसी कारण से इसे चीन का शोक कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन के राजधानी बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी का नाम है रेनबिम्बी। आप लोग युआन भी नाम सुनते होंगे, युआन चीन का ही एक करेंसी है। युआन जो है रेनबिम्बी का यूनिट है। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में किस टीके को दर्शाया है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण की शुरुआत की गई थी पिछले साल 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उसका पूरा 1 साल हो चुका है। तो इसी का वर्षगांठ मनाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर भारत का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है और इसमें किस टीके को दर्शाया गया है? कोवैक्सीन। ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसी को दर्शाया गया है। ठीक है, कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है भारत में? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में है। कोविशील्ड जो है ये एक विदेशी वैक्सीन है, भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है?
पुणे में है। ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। स्पुतनिक 5 ये रूसी वैक्सीन है। भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। फाइजर भी एक कोविड वैक्सीन है, भारत में अभी नहीं आई है, ये विदेशी वैक्सीन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोविड का बात किए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई 16 जनवरी 2021 को। कोविड टीका लेने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? मनीष कुमार, जो कि एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं। भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत किस दिन की गई? 3 जनवरी 2022 को। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह है हिमाचल प्रदेश। राज्य का पूछे तो हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो अंडमान निकोबार। ठीक है, वहीं शहर का पूछे यानी 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर का वावेन गांव। कोवैक्स पहल चलाई जा रही है गरीब देशों को मुफ्त में कोविड टीका देने के लिए। तो इसी पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश बना घाना। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस है। और पहली बार कोविड टीका जो बनाया गया उस टीका का क्या नाम है? स्पुतनिक 5। जानवरों के लिए कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस ही है। और जानवरों के लिए जो कोविड-19 टीका है इसका नाम है कार्निवाक को, याद रखिए। हाल ही में महाराष्ट्र कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सलमान खान। और हाल ही में पंजाब की सरकार ने राज्य का कोविड टीकाकरण का एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने WEF दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 मूवमेंट की शुरुआत की? यहाँ पे P3 का मतलब क्या है? प्रो प्लेनेट पीपुल। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 के दौरान भारत ने P3 मूवमेंट की शुरुआत की। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए P3 मूवमेंट की शुरुआत की है। 17 से 21 जनवरी के बीच दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल वर्चुअली तरीके से किया गया। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थित है। तो हाल ही में दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वर्चुअली तरीके से 17 से 21 जनवरी के बीच में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस सम्मेलन का थीम क्या था? इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, हिंदी में विश्व के हालात। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, तो ये था दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। एक होता है WEF फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार मई 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? दावोस में। WEF की स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोग्नी में है। इसके संस्थापक और वर्तमान में कार्यकारी चेयरमैन हैं क्लॉस श्वाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाइलोफागा नंदिनी, जिसकी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहचान की, डैश की एक प्रजाति है। जाइलोफागा नंदिनी, तो ये मोलस्क की एक प्रजाति है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो केरल और ब्राजील के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जाइलोफैगेडे परिवार से संबंधित इस दुर्लभ मोलस्क की पहचान पूर्वी अरब सागर में की है, यानी खोज की है। ठीक है, और जाइलोफागा नंदिनी जो है इसका नाम कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिजॉय नंदन के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखिए, जाइलोफागा नंदिनी किसकी प्रजाति है? मोलस्क की। नेक्स्ट, 47 दिवसीय धार्मिक उत्सव माघ मेला 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है ये माघ मेला। शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर। माघ मेला के बारे में जान लीजिए। माघ मेला प्रतिवर्ष प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम अर्थात त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। माघ मेला को ही मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश से जो टॉप करंट अफेयर बने हाल ही में, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता। लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है।
पेपरलेस बजट पेश करने वाला यह भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया वाराणसी को। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ को। और सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया लगातार 5वें साल इंदौर को। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा वाराणसी से देश भर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर बनी अभिनेत्री कंगना रनौत। माई गोव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना लॉन्च की गई है। और कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया। अब उत्तर प्रदेश का मैप देखिए दोस्तों। जब भी राज्य का बात चले तो डेली कम से कम एक राज्य के बारे में अच्छे से जरूर रिवीजन करिएगा। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा भारत के 8 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से और एक कंट्री में नेपाल से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। जिलों की संख्या 75 है। राजधानी लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। भारत में सबसे अधिक निर्वाचन सीट की संख्या यूपी में ही है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट की संख्या 403 है। देखिए विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 403 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 100 है। भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी तथा जैता यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। दुधवा नेशनल पार्क, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी तथा सोर सरोवर बर्ड सेंचुरी सारे उत्तर प्रदेश में हैं। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम ये बेतवा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रख्यात चित्रकार एलेक्सोस फासियानोस का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो एलेक्सोस फासियानोस काफी मशहूर विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। ठीक है। ग्रीस की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है एथेंस। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस में ही किया गया था। ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कैटरीना सकेलारोपोलू। 2020 में ये यहाँ की राष्ट्रपति बनी और इस तरह से ग्रीस की राष्ट्रपति बनने वाली ये प्रथम महिला हैं। ग्रीस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एक्टिविजन ब्लिजार्ड को किसने 68.7 अरब डॉलर यानी लगभग 5,10,990 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। देखिए ऑनलाइन उद्योग की इतिहास की ये सबसे बड़ी डील है, इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। एक्टिविजन ब्लिजार्ड जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक है, इसे खरीद लिया है 68.7 अरब डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। ओवरवॉच, कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश और डियाब्लो जैसे गेम का निर्माण एक्टिविजन ब्लिजार्ड ने ही किया है। अब इसे खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए याद रखिएगा सत्या नडेला हैं, जैसे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में वाइस चेयरमैन और अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है?
देखिए सेम इसी तरह से हाल ही फिलहाल में एक क्वेश्चन बना था, मैंने आप सभी को बताया था, पेपरलेस हाई कोर्ट बनने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? केरल हाई कोर्ट। वहीं न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो ये है गुजरात हाई कोर्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पे न्याय घड़ी का क्या मतलब है? तो इसका तात्पर्य अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट जो है ये न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए आंदोलन में अग्रणी रहे किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, तो इसी नेशनल पार्क में सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए 1970 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया था और इसी आंदोलन में अग्रणी रहे थे प्रसिद्ध पर्यावरणविद M.K. प्रसाद। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में। और इनका निधन कब हुआ था? 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी हर साल अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी। इन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में 4500 भारतीय सैनिकों के साथ इंडियन लीजन की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में पहली बार तिरंगा फहराया था। उस समय का जो जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, इसी ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। तब से सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ जो है नेताजी जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट पेज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के प्रथम CDS थे बिपिन रावत। उनके निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किए गए मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी चीफ हैं। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य के सिमहाद्री में भारत के पहले एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान सरकार ने किस भारतीय को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से हाल ही में सम्मानित किया है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।